नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया IBACIO 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट में आए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कंप्लीट 20 के 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप 27 से 28 अगस्त तक दे सकते थे। आशा करता हूँ आपने दिया होगा, तो आप यहाँ पे एनालाइज जरूर कीजिएगा। और ऑलिव बोर्ड के द्वारा IB के लिए जो भी अभी तक लाइव मॉक कराए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के कराए जा रहे हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो आशा करता हूँ कि आप सारे मॉक दे रहे होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को हर मॉक के साथ इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल, ये दे रखा है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमको बताना है। देखिए, जब दोनों का एरिया बराबर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और इधर मैं मान लेता हूँ जो एरिया है, साइड है स्क्वायर की, उसको ए, तो उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ क्या कि लेंथ जो दे रखी है रेक्टेंगल की वो 6 से 8 सेंटीमीटर 8 मीटर ज़्यादा दे रखी है, किससे, स्क्वायर की साइड से। तो मान लेते हैं ए साइड हो गई स्क्वायर की 8 मीटर ज़्यादा हो गया। ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर कम दे रखी है, किससे, स्क्वायर की साइड से। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा -6a प्लस आ जाएगा 8a और माइनस ये 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2a जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 48 के, 2 से यहाँ से चला गया तो ये आ गया 24। तो जो साइड आ जाएगी स्क्वायर की वो आ गई 24। तो हमसे बोल क्या रहा है, हमसे कह रहा है पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होती है हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगल की। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए। जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 8 मीटर ज़्यादा, किससे, 24 से। 24 में 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। और जो ब्रेथ होगी वो 6 मीटर कम कर दीजिए 24 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कितना हो गया आपके पास, 50। 50 को दुगना करेंगे तो 100 मीटर। यही आ जाएगा आपका क्या, पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। सी ऑप्शन आपने भी टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे कहता है कि बहुत एक नया टाइप का है बट अच्छा क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय p% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज बाय q% इन द सेकेंड ईयर। आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन बिकम x। ठीक है, इफ इंस्टेड द पॉपुलेशन हैड इंक्रीज्ड बाय m% ईच ईयर इट वुड हैव बीन ग्रेटर बाय y। ठीक है, द इनिशियल पॉपुलेशन जो थी वो z थी। देखिए अब ये दो स्टेटमेंट दे रखी है और कंडीशन आपको दो स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है वो आपको ऊपर बता रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, कैसे काम हो रहा है आप बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, हर स्टेटमेंट में दो कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो आपको दोनों को ही हर स्टेटमेंट में फॉलो करवाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्या कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, स्टेटमेंट 1 में देखते हैं इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, 9000। ठीक है, ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी। अभी कहता है कि पहले p% बढ़ती है। p% बढ़ने का मतलब है 20% बढ़ना। 20% बढ़ने का मतलब होता है एक की बढ़त 5 पे। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 6/5। वहीं पे कहता है कि q% डिक्रीज होती है सेकेंड ईयर में, तो 10% का डिक्रीज मतलब क्या है, एक की कमी कितने पे, आपका एक की कमी 10 पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 9/10। यही बात हो गई। तो अब आप देखिए ये कितना आता है, ये यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 5 से ये दो बारी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। ये 2 8 2 16 हो गया, ये 0 आ गया। फिर 6 से कर लीजिए आप इसको, तो ये 0 हो गया, 12 हो गया, 36 एक 37 हो गया और ये हो गया 9। तो 9720। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखिए ये कहता है कि ऐसा करने के बाद जो ये वैल्यू बनती है वो क्या बन जाती है, एक्स। ठीक है, तो ये हो गया है एक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है, तो यहाँ अगर आप देखते हैं एक्स आपका 9720 आ रहा है। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट में आधी बात तो सही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि यदि पॉपुलेशन जो है p% से बढ़ के और q% से घट के 2 सालों में ऐसा ना हो कि वो हर साल m% बढ़ जाए। तो यानी कि अगर मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन 9000 है, m% बढ़ाना है हमें हर साल, तो m की वैल्यू है 5। तो यानी कि 5 की बढ़त कितनी हो जाएगी, एक की बढ़त 20 पे, तो ये 21/20 हो जाएगा। ठीक है, हर साल बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और
2 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 45 बारी में चला जाएगा, और ये 441 इंटू 45 हो गया अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको, अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया, और 84 हो जाएगा ना, तो ये वैसे हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, टोटल आ गया आपके पास ये 198। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये 9 बारी में 18, ये 9 बारी में 18, 2 बारी में 4, फिर 2 बारी में 4 बच गया पॉइंट 1, तो पॉइंट लग के आ गया कितना, ये आपका 5। तो देखिए ये आ रहा है आपका 9922.5। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि इट वुड हैव बीन ग्रेटर बाय वाई, है ना, इट वुड हैव बीन ग्रेटर बाय वाई। इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट आना चाहिए था 9000 से, जो बढ़ा है, इनिशियल पॉपुलेशन जो हमारी 9000 थी, जो बढ़ के हो गई है, वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे बढ़त 720 की होनी चाहिए जो क्वेश्चन के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे बढ़त हो कितने के हिसाब से रही है, 922.5, इतने की बढ़त हो रही है। तो इसका मतलब कि पहले ही स्टेटमेंट में सेकंड पार्ट ये फॉलो नहीं किया, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चढ़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में भी अगर हम देखते हैं, तो जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 10,000। अब उसको हम पहले p% बढ़ाते हैं, 25% का बढ़त होता है, यानी कि 1 की बढ़त कितने पे, 4 पे, तो ये 5/4 हो जाएगी। फिर कहता है कि 20% की घटाव, 20% का घटाव मतलब 1 का घटाव कितने पे, 5 पे, तो ये हो जाएगा 4/5। तो देखिए 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो ये आ गया आपके पास कितना, कोई चेंज नहीं, यानी कि 10,000 की पॉपुलेशन 2 साल बाद 10,000 ही रहेगी। तो जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो हमारे पास आनी चाहिए थी 9600, लेकिन आ रही है हमारे पास 10,000, तो यानी कि पहला पार्ट ही हो गया इसका खराब, मतलब गलत। तो आगे हम फॉलो नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हुई, नॉट फीजिबल। तो नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट इज फीजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत जरूर डालें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयुष हैज इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 2.5 ईयर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इस बार उन्होंने स्टेटमेंट में ही पूछा गया था कि आप स्टेटमेंट में कितने अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या कहता है आपसे कि ये 2.5 साल के लिए आयुष ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, किस रेट पे, 6.225% के ब्याज दर पे। ठीक है, उसके बाद कहता है एट द सेम टाइम हाउ मच मोर मनी शुड ही इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% टू गेट द ओवरऑल इंटरेस्ट which would be same as the interest obtained on this total amount when invested at the rate of 7.75% for the 2.5 year। अब आप यहाँ पे देखिए कहता है हाउ मच मोर मनी, तो इसका मतलब ये मोर का मतलब ये नहीं कि 10,000 से एक्स्ट्रा, हाउ मच मोर मनी की एक अलग ही अमाउंट होगा जो इसने जमा किया, हमें वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया 10,000 जो उसने लगाए कितने, 2.5 साल के लिए। अब उसने लगा दिए 6.25% पे, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वही मैंने सिंपली यहाँ लगाया है, PRT अपॉन 100 का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 100, प्लस कर लेते हैं कि मान लेते हैं उसने एक्स अमाउंट लगाया होगा। ठीक है, और एक्स अमाउंट लगाया उसने 2 साल के लिए और 10% के ब्याज दर पे। ठीक है, 2 साल के लिए नहीं, 2.5 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कितना, 2.5 साल के लिए उसने लगाए हैं कितने पे, 10% ब्याज दर पे। ठीक है, ये बात हो गई। प्लस कर लेते हैं इसका इंटरेस्ट जो है वो बराबर होगा यदि वो पूरा सम आपका, यानी कि ये 10,000 रुपए पहले जो लगाए, फिर बाद में ये जो उसने एक्स अमाउंट लगाया, यदि ये पूरा अमाउंट वो 2.5 साल के लिए लगा देता कितने, 7.75% ब्याज दर पे। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ये क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 100 और ये 2.5, ये 2.5 और ये 100, ये 2.5 2.5 100। ठीक है, ये सब यहाँ से कट गया। अब आप देखेंगे आप ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो ये 62500 इधर से आ गया। ठीक है, इधर से आ जाएगा आपके पास 10x। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10,000 प्लस x। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 7.75 ये नीचे निकाल दिया मैंने, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो। तो अगर आप यहाँ पे 25 से 3 बारी में, 25 से 1 बारी में, 25 से 4 बारी में, ठीक है, तो ये 4 जो है इधर आके अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 10 24 25, ये हो गया इस तरीके से, ये 40x हो गया। इधर से आ जाएगा 31 30 प्लस 31x, ऐसे हो गया। और यहाँ से आ जाएगा 9x, और इधर से अगर आप निकालते हैं तो कितने बार हो जाएगा, 6,000। ठीक है,
ये इस तरीके से हो गया 6 नहीं 60,000। ठीक है, 9x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 4 बार 0 अपॉन 9, तो ये 3 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 3 से ये 2 बारी में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी में जाएगा, 6 बारी में 18, फिर 6 बारी में 18, फिर 6 बारी में 18, फिर 6 बारी में 18, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये आपका। तो इसको जब आप अप्रोक्सीमेट लेंगे तो ये 666, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 7, तो 6,667 रुपीज का आपके पास उसको एक्स्ट्रा पैसा जमा करना होगा एक कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपने भी ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि एक सर्वे होता है 103 लोगों का, जो ये दर्शाता है कि नंबर ऑफ पीपल, जो मतलब उसमें से कितने लोग पिक्चर देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और टीवी देखते हैं, वो सब क्या है बराबर है। तो द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी, वेब सीरीज, टीवी शो इज इक्वल। ठीक है, 22 ऐसे लोग हैं जो मूवी और वेब सीरीज दोनों देखते हैं, 14 ऐसे लोग हैं जो वेब सीरीज और टीवी शो दोनों देखते हैं, और 18 ऐसे लोग हैं जो मूवी और टीवी शो दोनों देखते हैं। साथ ही में 8 ऐसे लोग हैं जो दोनों ये तीनों की तीनों चीजों को देखते हैं। यदि 11 उनमें से कुछ नहीं देखते, ठीक है, नन ऑफ द 3, तो हाउ मच पीपल वुड वॉच द वेब सीरीज। देखिए ये यूनियन एंड सेट में मैंने आपको ये फॉर्मूला बार बार बताया है, 3 बारी का, यानी कि 3 सेट्स का। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये वो है जो कोई ना कोई वॉच करते हैं एक। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी। अब यहाँ माइनस का साइन लगा लीजिए आप, कॉमन ले लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ये इस तरीके से आ गया। प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन तीनों में कॉमन, तो यानी कि कौन से ऐसे हैं जो तीनों को ही देखते हैं। अब आप यहाँ पे ए बी सी में कुछ भी ले सकते हैं। तो ए को आप मान लीजिए क्या जो मूवी देखते हैं, बी को मान लीजिए वेब सीरीज वाले, और सी को मान लीजिए टीवी शो वाले। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये वो लोग हैं जो एक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं क्या कि 103 लोगों में सर्वे होता है और 11 लोग कुछ नहीं देखते, तो यानी कि 103 में से मैं 11 माइनस कर दूं, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो देखते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये तीनों को क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, तो इसको मैं 3x मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए ये तीनों जो दो दो है सब दे रखा है, पहले 22 हो जाएगा, है ना, जो किसको मूवी और वेब सीरीज को देखते हैं, वहीं पे फिर ये 14 आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, फिर आ जाएगा आपके पास कितना 18, फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 30 40 50 54 प्लस 8 ऐसे आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 गया 10, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, इधर से अगर आप माइनस कर लेते हैं तो इधर से आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 97। ठीक है, 93, 93 हो गया आपके पास। ठीक है, एक गया ना, और 8 हो जाएगा ना, तो ये 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास 92। ठीक है, एक मिनट, 92 हो गया आपके पास ये। अब आप जो है इसके अंदर सॉल्व कर लीजिए यहाँ से x के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा -46, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 138, ये हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 138/3, तो यहाँ से 3 से कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में 12, 6 बारी में आपका 18, तो x की वैल्यू आ गई 46। तो अब ये कहता है कि हाउ मैनी पीपल वॉच दी वेब सीरीज, तो सब बराबर है, तो यानी कि 46 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए यहाँ पे दिख रहा है 46। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, ये किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर दिया गया है ना, रेडियस 7√3 है। अब कहता है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का 126 हो सकता है और उसका एरिया ये हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया आपके पास क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसकी वजह से आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये हो गया आपके पास, ये रेडियस आपको ऐसे दे रखा है कितना 7√3। तो आप यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो इस तरीके का कंडीशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो रेडियस होता है वो बराबर हो जाता है किसके, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल अपॉन 2√3। ठीक है, तो यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए,
रेडियस कितना दे रखा है आपको 7√3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3 से। तो अब आप यहाँ से साइड देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे साइड आ जाएगा आपके पास 42। ठीक है, अब आप यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर निकालेंगे तो इसको 3 गुना करना पड़ता है ना 42 को। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 126 सेंटीमीटर। और एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया कितना हो जाता है √3/4 a²। तो ये 42 इंटू 42, तो देखिए दो बारी से ये 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, तो ये 441√3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉय rides his bicycle with speed 36 km from a point A to B. A girl is riding her bicycle with the speed 24 km/h from a point B to A, opposite direction. If they meet after 2 hours and the girl takes 3 hours to reach point A, then after how much time does the boy reach? देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के ऊपर हम सीधा सीधा हम जो है क्या करते हैं, डाल देते हैं। मैं इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। अब ये फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बॉय की, तो बॉय की स्पीड आ जाएगी 36, नीचे आ जाती है गर्ल की स्पीड जो आ गई 24। ठीक है, इसको कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट हो जाता है कि जो मिलने के बाद का टाइम लगता है, वो मिलने के बाद का जो टाइम लगेगा, जैसे यहाँ ऊपर मैंने बॉय का डाला है नीचे गर्ल का, तो यहाँ टाइम आ जाएगा बॉय का मिलने के बाद जो वो लिया डेस्टिनेशन पे जाने का। तो देखिए मिलने का जो टाइम ले रहा है बॉय, डेस्टिनेशन पे जाने का वो ले रहा है नहीं पता, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो ये कह रहा था ना आफ्टर हाउ मच टाइम डज द बॉय रीच पॉइंट बी, है ना, यही पॉइंट हम ये टाइम हमें निकालना है, ये हमने एक्स ले लिया। लेकिन मिलने के बाद जो डेस्टिनेशन पे गर्ल पहुंच गई, यानी कि वो बी से चली तो ए पे जो पहुंची मिलने के बाद, उसने 3 घंटा और लिया, ये हो गया इसका टाइम। ठीक है, अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए 12 से 3 बारी में, 12 से 2 बारी में। ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, ये 9/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/x हो गया, है ना, ये गर्ल का था, ये बॉय का था, यहाँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो 3 से ये 3 बारी में चला जाएगा, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4/3। इसको आप बोल सकते हैं एक सही 1/3 घंटे, ये टाइम लगा उसको बॉय को मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन बी पे पहुंचने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है क्या है, ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इसकी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिगर बनाना चाहें तो अपने आप बना सकते हैं। ये ए से बी है, ठीक है, यहाँ से इसको चलाइए बॉय को, यहाँ से गर्ल को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी एंड अ फ्रिज इज 26:25, 36:25 सॉरी। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज इज 48:25। इफ 28% of the profit earned by selling a TV and 3,750 loss occurred by selling the fridge, then what is the total cost price of TV and fridge? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, पहले मैं टीवी लिखूंगा फिर फ्रिज लिखूंगा, क्योंकि दोनों में जो रेशियो का जो तरीका है वो यही लिखा है टीवी और फ्रिज का। तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपके पास हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 26 और 25, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 48, और कितना हो जाएगा 25। तो अब आप एक चीज देखिए, मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गया 36x। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, इसमें 28% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ 28% प्रॉफिट, 28% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 7 का प्रॉफिट कितने पे, 25 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 32/25, यही हो गया ना इसका प्रॉफिट। अब वहां पे अगर हम देखते हैं दूसरे केस में क्या होता है, इसमें से आप कॉस्ट प्राइस में लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब आप कॉस्ट प्राइस में से कुछ चीजें कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं ना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो यानी इस कॉस्ट प्राइस में से आप 3,750 को माइनस करते हैं तो लॉस हो रहा है। तो अब देखिए इसके बाद क्या रेशियो आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 48/25, ये आ जा रहा है ना, ये आ गया। अब आप जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इस 25 को यहाँ से मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 25 से ये 25 चला जाएगा, 12 से ये 3 बारी में चला जाएगा। ठीक है, और 12 से ये कितनी बारी में चला गया, 4 बारी में, 4 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 8 बारी में गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24x, बराबर कर लीजिए आप 25x - 3,750 से। ठीक है,
तो यहाँ से अगर आप देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है 3750, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस टीवी फ्रिज का, तो इसको आप जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 2 5 और 1 ये 6, 61 टाइम्स 3750, यही हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। अब आप जो है इसको या तो डिजिटल सम लगाइए या तो आप इसको जोड़ लीजिए, कुछ नहीं करना, इसको आप 60 + 1 में कर लीजिए, पहले 60 से गुणा कर लीजिए इसकी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो, फिर एक 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप इसको फिर से जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये 05782, तो 22,008, नहीं ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2,28,750। तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शंस भी इस तरीके से दिए गए हैं कि आप वो यूनिट डिजिट वगैरह का ऑलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ पे हमें लगता है कि एग्जामिनर हमसे सॉल्व करा रहा है तो वहाँ पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि वेसल कंटेन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ एसिड, 5 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर ड्रॉन एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन दी वेसल। अब आप एक चीज देखिए कि इसमें से क्या ऐड किया जा रहा है, इसमें से 5 लीटर एसिड निकाल के पानी डाल दिया जा रहा है, तो जो एसिड होगा फाइनल क्वांटिटी में, है ना, एसिड इन फाइनल मिक्सचर, अगर मैं उसकी बात करता हूँ वो कैसे आ जाएगा, हम वो निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। अब कैसे, देखिए स्टार्टिंग में जो इसकी कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 40 थी, और 40 के बाद अगर आपसे निकाल कितना रहा है, 5 निकाल ले रहा है, 5 निकाल रहा है कितने पे, 40 पे, है ना। तो ये कितने बार हो गया, 1/8, तो बच गया क्या आपके पास है, 5 में से अगर आप देखें 40 पे निकाल रहा है तो हो गया कितना, 1/8, तो जो बच गया आपके पास वो कितना बचा है, 7/8, ठीक है। अब ये कितनी बारी हो रहा है, ये 2 बारी हो रहा है ऐसा, है ना, ये चीज आप ध्यान रखें, कितनी बारी हो रहा है, 2 बारी, एक बारी इधर निकाला फिर एक बारी इधर निकाला, ठीक है। तो ये 8 से ये 5 बारी में चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 होगा, 49 को अगर आप 5 से कर देते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाता है, ये आपके पास आ जाता है 245/8, ठीक है। ये हो गया आपके पास रेशियो, ये हो गया आपके पास क्वांटिटी ऑफ एसिड इन फाइनल मिक्सचर, ठीक है, एसिड। अब आपसे पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द क्वांटिटी ऑफ एसिड इनिशियली इन द वेसल। तो देखिए बच तो गया है आपके पास 245/8 इनिशियल में, लेकिन आपके पास कितना था, 40, है ना। तो देखिए ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से करता हूँ, तो 5 से 4 बारी में, 5 से 9 बारी में, 5 से 8 बारी में, है ना। तो देखिए आप इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 49:64, ठीक है, 49:64 इसका रेशियो आ गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 पाइप्स ABC कैन फिल अ टैंक इन 16, 20 एंड 24 आवर रिस्पेक्टिवली, ऑल 3 पाइप ओपन टुगेदर फॉर 2 आवर्स, देन पाइप बी इज क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कैपेसिटी क्या है टैंक की। देखिए ए 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी आपका ले रहा है 24 आवर्स में। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 240 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, ये 240 यूनिट, ठीक है, एलसीएम। तो अब आप 16 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ 10, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो देखिए ऑल 3 पाइप ओपन टुगेदर फॉर 2 आवर्स, अगर मैं बात करता हूँ A + B + C, ये 2 घंटे के लिए चालू होते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये 37 को आप 37 यूनिट को 2 घंटे तक चलाते हैं, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 74 यूनिट का काम आपके पास ये कर देता है। उसके बाद बी को क्लोज करते हैं, तो यानी कि A + C आपका कितने, देन बी इज क्लोज आफ्टर नेक्स्ट 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे तक ए और सी चलते हैं। ए और सी चलने का मतलब क्या है, आपके पास 25 को 2 घंटे तक आप चला रहे हैं, तो यानी कि ये 50 यूनिट का काम तब कंप्लीट हो रहा है। सी इज क्लोज्ड एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, तो यानी कि अब अगला क्या है, सी बंद करके सिर्फ ए चल रहा है, तो ए की एफिशिएंसी है 15, इसको 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 30 यूनिट का काम, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड, तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसको जोड़ लीजिए, ये 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, 8 और 7 कितना हो जाता है, 15, तो यानी कि 154 का अपॉन 240 जो है पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और परसेंट पूछ रहा है तो ये 100 से कर लेते हैं, तो ये चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 2 से ये कितनी बारी में गया, 12 बारी में, 2 से ये 7 बारी में, ठीक है, और 2 से ये 6 बारी में, तो 2 से ये 5 बारी में कर लीजिए, या फिर इसको छोड़ दीजिए आप, 35 हो जाएगा,
ये 38 हो गया, ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 से 36 हो जाएगा, 36, और 4 से 24 हो जाएगा, 24, तो ये 64 पॉइंट समथिंग जाएगा, 11, है ना। तो इसको आप और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें एक ऑप्शन के हिसाब से, तो आप 64% कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द प्राइस ऑफ अ डायरी स्क्वायर इन शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ and also its thickness. If side length is doubled, thickness is halved, then the respective ratio of old price to the new price. तो सबसे पहले आप देख लीजिए ओल्ड प्राइस, है ना। ओल्ड प्राइस अगर मैं बात करता हूँ, ओल्ड प्राइस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, साइड ऑफ द लेंथ इनटू थिकनेस, थिकनेस को मैं टी मान लेता हूँ। और मैं न्यू प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, न्यू प्राइस, अब वो क्या हो जाएगा कि लेंथ को उसने डबल कर दिया, है ना, 2L कर देते हैं अब लेंथ को, पुराना मतलब पहले के हिसाब से, और जो थिकनेस है उसको आधा कर लेते हैं, है ना। अब इसका रेशियो हमको निकालना है ना, तो रेशियो निकाल लीजिए, एल स्क्वायर इंटू टी। अब यहाँ पे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4L स्क्वायर इंटू टी बाय 2। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए टी और यहाँ से एल स्क्वायर, टी एल स्क्वायर कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7500 और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट उसको दिया जाता है, तो अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसमें निकाल लीजिए, देखिए 7500 है, 20% का डिस्काउंट मतलब एक का डिस्काउंट 5 पे, तो ये 4/5 हो जाएगा। फिर 8 का डिस्काउंट की बात करोगे तो 2 का डिस्काउंट 25 पे, यही बात हो गई, तो ये 23/25 हो जाएगा। और 10 का डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट 10 पे, तो ये 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अगर देखें कि 10 से 10 चला जाएगा, 25 से आप इसको करेंगे तो 25 से 75 हो जाता है, 5 से आप इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यूनिट डिजिट तो 24, 27, 28, 8 वाला यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि डी ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि डिजिटल सम अगर मैं लगाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे सबका डिजिटल सम अलग है, तो यहाँ मैं लगाता हूँ, तो यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 2 6, 3 2 5 गुणा 9। तो देखिए जब 9 गुना हो रहा है तो इसका मतलब क्या, डिजिटल सम मेरा कितना आना चाहिए, 9। यहाँ पे तो मैंने देख लिया। अब आप ऑप्शन ऐसा देखिए जिसमें डिजिटल सम 9 आ रहा हो, तो देखिए ये 9 हो गया, 8 और 1 9, डिजिटल सम 4, ये नहीं है। 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 4 और 1 5, डिजिटल सम 5 है। देखिए 9 है और 6 3 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, तो यानी कि डिजिटल सम एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन ए जिसका 9 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको चेक भी जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 5 डिजिट नंबर आपको दे रखा है जो 40 से डिविजिबल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज पॉसिबल फॉर 6x प्लस 5y। ठीक है, अब आप देखिए ये नंबर लिख लेते हैं, 576xy। ठीक है, 40 का मतलब क्या होता है, 8 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 5 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, यही बात हो गई। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या कि 0 कर लेता हूँ y को 0 करने के बाद अगर 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखना है आप मुझे, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे ये तीनों नंबर मेरे क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए इसके साथ हम और क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू में, x की वैल्यू में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं 4 लिख सकता हूँ, है ना, 64 हो जाएगा, 640 ये चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, 8। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना। ठीक है, क्योंकि 8 हो जाएगा तो 8 से 64 हो जाएगा और 8 पंजा 40। ठीक है, x की जगह मैं क्या दो वैल्यू लिख सकता हूँ, 4 और 8। ठीक है, अब मैं यहाँ रख के देखता हूँ, अगर मैं y 0 कर देता हूँ तो 6 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 48। दूसरा कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ 6 4, तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए 48 और 24 आ रहा है क्या, 48 और 24 ये दो नंबर हमारे इसी तरीके से आ गए। तो इसका मतलब क्या है, अब ए और सी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें दो मिल गए और ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास दो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन केस अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता भी है हमें हमें तो हमारा ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, नंबर इसके मिलेंगे या फिर ये क्वेश्चन हटेगा। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा हर चीज हम इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। वो चाहिए ही रहा था कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका आंसर निकालें। इन केस अगर ऐसे क्वेश्चन में दोबारा कुछ दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं, मान लेते हैं क्या कि बी भी फॉलो कर देता है, तो अब इसमें बी वाला ऑप्शन अगर ए सही है तो बी और सी उसको सही कर देगा, मान लेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ए और सी भी सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, हम जो है सिंपली आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 20 बॉक्सेस विच कंटेन 25 स्वीट्स इन ईच, यानी कि हर बॉक्स में 25 मिठाई हैं। दी स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 वर्कर्स ए बी सी डी सच दैट ए गेट्स ट्वाइस स्वीट्स एज मच एज डी बी, सॉरी। तो अगर मान लेते हैं बी को 1 मिला है तो ए को 2 मिल गया, ठीक है। वहीं पे क्या कहता है कि डी गेट्स 180 लेस देन सी इफ सी गेट्स हाफ ऑफ द टोटल स्वीट्स। तो अगर मैं बात करता हूँ सी को हाफ मिला है, हाफ का मतलब क्या हुआ, 20 बॉक्स और हर बॉक्स में 25, तो 20 गुणा 25 हो जाएगा। तो इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ये हो गया। अब कहता है सी गेट्स हाफ ऑफ द टोटल स्वीट्स, और उसके बाद कहता है कि डी को 180 कम मिले, 180 कम मिले तो यानी कि बचे हुए 70 इसको मिल गए, सी डी को, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 320। 320, अब 320 आप है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 500, 500 में से आप 320 घटा दीजिए, वही 3 की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 180 हो जाता है, जो 3 की वैल्यू 180, तो सीधा सीधा 6 गुना हो गई। तो यानी कि ये भी 6 गुना हो जाएगा और ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो ये 6 स्वीट इधर और ये 12 स्वीट इधर। अभी कहता है क्या कि दी टोटल नंबर ऑफ, है ना, 6 नहीं 60 गुना, तो ये 1 जीरो यहाँ बढ़ाइए आप, ठीक है, 6 नहीं 60 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स ए एंड डी टुगेदर, ए और डी टुगेदर यानी कि 120 प्लस 70, 120 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपके पास, 190। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, 190 स्वीट्स है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो सबसे पहले तो 4/9 हो जाएगा, फिर डिवाइड कर लेते हैं आप इधर, ये नीचे 16 आ गया, ऐसे आ गया ना, 5 3 15 और एक ये 16, तो 3/16 ऐसे हो गया, माइनस कर लीजिए 2। अब आप यहाँ पे देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को, ये 4 हो जाएगा प्लस 2/5 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10/3, ये ऐसे हो गया, 5 से 2 बारी में गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12, 12 और 4 18, 18/3, यही हो गया ना, 18, 4 3 12, 12 और 4 16, 16/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 16/3। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, आपका ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो गया, ये 16/9 ऐसे हो गया, ठीक है। तो 9 से 9 चला गया, 4 से ये 4 चला गया, तो 4 से कितनी बारी में, 4 बारी में, 3 से ये कितनी बारी में, 3 बारी में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 माइनस 16 दूनी 32/3 ऐसे हो जाएगा, और इसको ऊपर नीचे मैं 4 से कर लेता हूँ गुणा, और इधर भी मैं 12 से ऊपर नीचे कर लेता हूँ। तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, 128 प्लस 48/12। तो आप यहाँ से 48 निकाल देंगे तो ये हो गया कितना आपके पास, -81 प्लस 1, तो -79/12 इसका आंसर आ गया, -79/12 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ 1158y6 इज डिविजिबल बाय 12 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए वो 1158y6 डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12 का मतलब ये होता है कि 4 और 3 दोनों से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए तो 4 से डिविजिबिलिटी के लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इसका सम देख लेते हैं। देखिए 5 और 1 ये 6, यानी कि ये हो गया 3 से डिविजिबल, 8 और 1 9, यानी ये भी 3 से डिविजिबल, 6 भी 3 से डिविजिबल, ठीक है। अब आपको 4 को ऐसा रखना है जो कि 3 का से डिविजिबल हो, y की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 3 से डिविजिबल हो, और 4 के टेबल मतलब ये 2 डिजिट लास्ट की 40 जो भी आएगा ये y6 ये भी 4 से डिविजिबल हो। तो अगर मैं पहला ही नंबर रख देता हूँ 3, ठीक है, तो देखिए 3 रखूंगा तो डिजिटल सम 3 यानी कि 3 से डिविजिबल है, और 36 यानी 4 से डिविजिबल है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, ठीक है। अब दूसरे मैं वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ क्या, कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ दूसरे स्टेटमेंट की, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 रखा नहीं जाएगा, अब मैं यहाँ पे अगर 6 रख देता हूँ तो 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन 66 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है ना। 3 से डिविजिबल है, 6 रखने पे 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 66 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब रही बात क्या, 9, सिर्फ 9 बचा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 2 8, 4 4 16, तो यानी कि
9 रखने पे 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रवि परचेस्ड 20 kg of sugar at the rate of 20 rupees per kg, 25 kg at the rate of 12 rupees per kg. He mixed both. At what price should he sell to get 20% profit? ठीक है, 20% प्रॉफिट के लिए किस प्राइस पे उसको बेचना। देखिए इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि वो 20 रुपये प्रति केजी वाली है और कितनी 12 वाली। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस जो मिश्रण का आएगा, मिक्सचर का। अब ये आप नीचे देखिए, ये 20 किलो मिला रहा है और ये कितने 25 किलो मिला रहा है, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4, जब हम इनका अनुपात लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 8। इस 8 को आपको 4 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो 5 4 9 और किसको 8 को, तो ये हो जाएगा 8 चक 32/9 है ना। तो इधर हो जाएगा आपका कितना, आपका ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 40, 32/9 है ना। अब आप देखिए जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 20 से बड़ी और 12 से छोटी। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अगर मैं कहता हूँ वो कितनी दे रहा है आपको, वो दे रहा है 8 पंजे 40, 40/9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दूनी 18, 118, 140/9। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 140/9 है ना। ये अगर मैंने यहाँ पे इसको x मान लिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता इस तरीके से, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं कि 20 रुपये पर केजी में आपने खरीदा कितना, ये 20 केजी, तो ये हो जाएगा आपके पास 400। यहाँ पे आपने खरीदा कितना, 25 केजी को कितना, 25 दूनी 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30, 700। और यहाँ पे जो आ जाएगा आपके पास कितना, 45 केजी एक्स में। तो ये 4 3 700/45, ये आ गया आपके पास एक्स। तो देखिए 5 से ये 9 बारी में चला जाएगा, 5 से 1 बारी में गया। ठीक है, 5 से 1 बारी में जाएगा, 5 से 4 बारी में इतना। तो ये कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू, 140/9। देखिए सेम वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ भी 140/9 और यहाँ भी। तो अब आपके ऊपर है आपको कैसा करना है ना, आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा डेटा ऐसा आ गया, अदरवाइज ये बेस्ट तरीका होता है, बहुत आसानी से आ जाता है। तो जो कॉस्ट प्राइस आया है मिश्रण का वो कितना आ गया, 140/9। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं 20% का इसको प्रॉफिट करना है, तो इसको आपको कितने पे, 6/5 पे बेचना होगा। ठीक है, तो 3 से ये 3 बारी में गया, 3 से ये 2 बारी में गया, 5 से कितनी बारी में चला जाएगा, 28 बारी में है ना। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 56/3 हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी में गया आपके पास, ये 18 हो जाएगा ना, है ना। एक बारी में 8 24 हो जाएगा और ये 6 तो 18.66 रुपए के रेट पे ये बेचेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा दोबारा पढ़िए और इस वाले मेथड को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस वाला मेथड से आप काफ़ी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ fifth term of an AP is 36 and 19th term is 120, the common difference is a multiple of 3. If in an AP the difference between any two term is not proportional to difference of their position. देखिए अब चलिए हम दोनों को ही पहले जो ये कह रहा है क्या वो सही कह रहा है देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये रीजन है कि नहीं है इस असर्शन का। तो अगर मैं सबसे पहले असर्शन की बात करता हूं तो कहता है कि पांचवा टर्म एपी का क्या है 36। तो देखिए nth टर्म जो एपी की होती है वो क्या बराबर हो जाती है, nth टर्म यानी कि मान लेते हैं पांचवें टर्म पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, है ना। ये n का मतलब हो गया पांचवा, यानी पांचवें जगह पे क्या नंबर होगा, वो हो जाएगा पहला नंबर प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप nth टर्म देखिए 36 है, पहली टर्म हमको नहीं पता, पांचवी टर्म की बात हो रही है तो यानी 5 में से 1 गया 4 डी। दूसरी बार हम बात करें तो 19वें नंबर पे क्या है आपका, 19वें टर्म है 120, ए हो जाएगा प्लस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 डी। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबको माइनस कर दीजिए, सबको माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आ गया आपके पास 20 चला गया फिर 16, तो ये हो जाएगा 84 माइनस का। इधर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आपके पास 14 डी। तो ये देखिए डी से ये माइनस से माइनस कट गया, 14 से अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना आ गया डी, डी आ जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ पे अगर आप देखिए पहला को कहता है कि कॉमन डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये तो बात ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो आया हमारा 6 है जो कि 3 का मल्टीपल है। अगर मैं रीजन की बात करता हूं, अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशन।
अगर मैं मान लेता हूं कि कोई पोजीशन है ए एम, माइनस कर देता हूं मैं उसको ए एन से, है ना, दो पोजीशन मैंने मान ली है एपी में, ए एम माइनस ए एन। तो देखिए अब आप ए एम की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यही बात हो रही। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ किससे, ये ए हो जाएगा प्लस ये हो गया एन माइनस वन डी, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। जब आप इसको खोल देंगे तो खोलने के बाद आप इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, माइनस एन डी प्लस माइनस, है ना, ये डी हो गया, ऐसे हो गया। तो अब आप देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये डी से डी कट गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि m माइनस एन इंटू डी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास डी, इंटू डी हो गया, और यहाँ से आ गया ए एम माइनस ए एन, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए ये डी क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, को एक नंबर आएगा, है ना, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसका मतलब हम इस लाइन को मैं ऐसे और कह सकता हूँ, ए एम माइनस ए एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम माइनस एन, है ना। तो अब आप स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, रीजन, रीजन कहता है किसी एपी के अंदर डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशन। भैया ये जो डिफरेंस आया है वो प्रोपोर्शनली तो आया है इनके पोजीशन के डिफरेंस के, यहाँ नॉट की बात हो रही है, इसका मतलब कि हमारा रीजन तो गलत हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि असर्शन आपका सही है लेकिन रीजन जो है वो आपका फॉल्स है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको आईबी के एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकता है क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का पेपर ये आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर के पास 20 चेयर्स और 10 टेबल्स है साथ में, प्राइस ऑफ चेयर इज 33 यूनिट 1/3% मोर देन द प्राइस ऑफ वन टेबल, ठीक है। Shopkeeper sold all the chair and table together at 4,000, but later he found that table were sold at the chairs price and chairs at table price. Find correct price at which shopkeeper should sell all the table and chair together. चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इनकी प्राइस निकाल लीजिए जो भी आपको दे रखा है। मैं बात करता हूँ क्या कि जो कह रहा है क्या, प्राइस ऑफ वन चेयर, प्राइस ऑफ वन चेयर जो दे रखा है वो दे रखा है किसके, आपके, इसको अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 1/3%, है ना, यही बात हो गई ना, 1/3। लेकिन मोर बोल रहा है, मोर देन द प्राइस ऑफ वन टेबल, तो यानी कि 3 पे 1 ज्यादा या 4/3। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो चेयर का रेट है वो क्या है, टेबल के रेट के 4/3 है। ये बात हो गई। ये क्वेश्चन के थ्रू जो है मैंने इतना सा लिख लिया, ये लिख लिया। अब आप आगे देखिए क्या कहता है कि जो 4,000 रुपये में उसने बेचा ना, उसमें बेच देता है क्या वो, उसमें वो बेच देता है क्या, अगर मैं बात करता हूँ क्या, देखिए चेयर और टेबल, तो चेयर के दाम पे उसने क्या बेच दिए, टेबल, तो यानी कि 10 यहाँ कर लीजिए, और लेकिन टेबल के दाम पे उसने कितने बेच दिए, 20 चेयर। ये ऐसे उल्टा करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया क्योंकि चेयर के दाम पे टेबल और टेबल के दाम पे उसने चेयर बेच दी, तो इसका मतलब कि चेयर के दाम पे उसने 10 आपको टेबल बेच दी और टेबल के दाम पे उसने 20 चेयर के हिसाब से पैसे से बेच दिया, जो कि हो गया 4,000। अब आप यहाँ पे इसको रख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं सी की जगह पे रख देता हूँ 4/3t, तो ये कितना हो जाएगा 40/3t प्लस कितना का जाएगा ये 20t। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपके पास 100t/3, यही बात हो गई। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो टेबल की जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 120। और एक चीज और, जो ये सी लिखा है ये एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट है, ठीक है, ये बात हो गई। तो टेबल की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, एक टेबल की 120, ठीक है। अब चेयर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4/3 कर लीजिए 120 का, तो 3 से कर लीजिए तो 4, तो ये आ जाएगा 160, चेयर की कॉस्ट आ गई। अब कहता है क्या, फाइंड द करेक्ट प्राइस एट विच दी शॉपकीपर सेड ऑल द टेबल एंड चेयर। तो टेबल कितनी थी हमारे पास 10, तो 120 को 10 से जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा, और हमारे पास चेयर कितनी थी 20, तो 160 को 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3200, है ना, यही हो जाएगा ना, 32, 16 दूनी 32 हो गया और डबल जीरो, तो अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 4400। तो इसका सही आंसर है 4400, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज वाइज के हिसाब से, एग्जाम ओरिएंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कपिल हैज 1944 ब्लैक मार्बल, ठीक है, एंड 1296 व्हाइट मार्बल, ठीक है।
he put all of them in boxes such that each box contain marble of only one color, either black or white. If each box contain equal number of marble and least possible number of boxes is used, what is the number of marble put in each box? अब देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ते समय तो लगा कि प्रोबेबिलिटी का होगा, लेकिन नहीं, ये एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आपको बॉक्सेस निकालने हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्बल पुट इन ईच बॉक्स, सॉरी बॉक्सेस नहीं, हर बॉक्स के अंदर आपको कितने मार्बल रखे जाएंगे। तो सिंपली इसमें आप इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है तो ऐसे इतने बड़े बड़े नंबर्स का, तो मैं सीधा देख लेता हूँ बाय ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको पहला ऑप्शन देखें कि क्या 648 करते हैं, तो देखिए इसको जब आप सीधा सीधा 8 में क्या गुणा करते हैं कि 4 आ जाए, तो 3 में कर दूंगा, 8 3 24 हो जाएगा, 12 14 6 3 18 19, देखिए ठीक है ये हो गया। और 648 अब मैं इसमें क्या इंटू करूं तो ये आ जाए आपके पास, तो मैं 2 करता हूँ, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 6 दूनी 12। तो देखिए सिंपली, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 648 ऑप्शन के अंदर, और वही आपका क्या है एचसीएफ भी है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 648। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे इजीली जो है जब आप 648 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3:2 का यानी कि प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यही है 648। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वो क्वेश्चन है स्टेटमेंट के, दो स्टेटमेंट के, उमा उमेश गॉट देयर रिस्पेक्टिव पॉकेट मनी फ्रॉम देयर मदर, व्हाट इज द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय उमा। ठीक है, स्टेटमेंट 1। ओके, अब आप देखिए आफ्टर स्पेंडिंग सम अमाउंट उमा एंड उमेश सेविंग दे दी है। ठीक है, उमा और उमेश की, उमा और उषा, उमेश कह रहा हूँ, उमा और उषा की जो सेविंग है वो 12-13 के रेशियो में दे रखी है, क्या है सेविंग। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उषा स्पेंड 7380 विच इज 80% ऑफ उमा स्पेंडिंग, उमा का एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखते भी हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 से 32 हो जाएगा, है ना, 8 से 32 हो गया, 8 से 16 हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 समथिंग जाएगा। तो इससे तो क्या आएगा कि उमा का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर उमा का ऊपर सेविंग है। लेकिन हम यहाँ से अभी क्वेश्चन में पूछता क्या है कि व्हाट इज द पॉकेट मनी ऑफ उमा, हम उमा के द्वारा पॉकेट मनी तो नहीं निकाल सकते दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, एक्सपेंडिचर आ जाएगा नीचे बस, और एक्सपेंडिचर के अंदर फिर हमें सेविंग भी तो पता होनी चाहिए, यहाँ पे दो अननोन हो जाएंगे, सेविंग और इनकम, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, हम दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करके भी आंसर नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये थे 20 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे IBACIO 2025 लाइव टेस्ट में। ठीक है, और बहुत ही अच्छा पेपर था, और आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन जो मैंने बताए वो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन थे, और सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए हैं, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।